Assalamu alaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। टेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक है वो एक पोएम है। सेकेंड यूनिट की हमारी ये पोएम जिसका टाइटल है द ट्विंस। ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारी बुक का टाइटल माई इंग्लिश कोर्स बुक फॉर स्टैंडर्ड 10। हमारा आज का टॉपिक द ट्विंस। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। यहाँ पर इसी के ताल्लुक से आज हम लोग पोएम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल पोएम पे जाने से पहले हम हमेशा की तरह वार्मिंग अप एक्टिविटी जिसमें हम चिट चैट देख रहे हैं कि हमारा आज का जो वार्मिंग अप है उसमें चिट चैट सेक्शन में हम कुछ बातें नोट करेंगे जो राइटिंग से मुताल्लिक होती हैं। स्टेटमेंट इज गिवन द टू बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। ना ट्विंस किसे कहते हैं, तो उसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उन्हें ट्विंस यानी जुड़वा कहा जाता है। अब ट्विंस तो हमें पता है, कभी ऐसा हुआ होगा, आपने भी देखा होगा आपके किसी रिश्तेदार में, पड़ोस में, मोहल्ले में कि वहाँ पर ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना। और ट्विंस ये कोई कॉमन फेनोमेना नहीं है, बल्कि एक अलग से कुछ उसमें बात ये होती है कि एक नेचुरल या कॉमन जो चीज़ होती है कि एक वुमन एट अ टाइम एक ही बच्चे को उसकी पैदाइश होती है, लेकिन ट्विंस ऐसे होते हैं जो एक ही वक्त में दो बच्चों की पैदाइश हो जाती है, और ऐसा कभी कभार ही होता है। अब उससे आगे यहाँ पर हमें कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं और गेस करने के लिए कहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए हम आपसे इंटरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, हमने जवाब खुद ही बता दिया हुआ है। जो वर्ड्स हमारे बुक में दिए हुए हैं उसमें पहला वर्ड है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये वर्ड शुरू होता है TRI। ये एक प्रीफिक्स है जो 3 को सिंबलाइज करता है, 3 को जाहिर करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसा मोबाइल फोन का जो स्टैंड होता है, जो वीडियोग्राफी के लिए जो कैमरा का स्टैंड होता है, उन स्टैंड्स को ट्राइपॉड कहा जाता है। इसी TRI से वो बना हुआ है ट्राइपॉड यानी 3 पैर वाला स्टैंड। तो यहाँ पर अब ये वर्ड बना हुआ है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या होता है, जिस तरह ट्विंस में वर्ड बनता है 2 से, इसी तरह ये ट्रिपलेट्स वर्ड बनता है 3 से, और उसका मीनिंग ट्विन से सिमिलर है। क्या मीनिंग होता है, तो नीचे मीनिंग दिया हुआ है कि व्हेन 3 babies are born at the same time to the same mother they are called triplets। ना, जुड़वा तो 2 बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चों के साथ साथ एक तीसरा बेबी भी होता है, तो उनके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है ट्रिपलेट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है क्वाड्राप्लेट्स। क्वाड्रा कहते हैं 4 को। इसका मतलब क्या हुआ, 4 babies born at the same time to the same mother, है ना। एक साथ जब 4 बच्चों की पैदाइश हो रही हो तो उन चारों बच्चों को जुड़वा तो नहीं कहेंगे, तो उनके लिए उन्हें ट्विंस ना कहते हुए 4 बच्चों के लिए टर्म यूज की जाती है क्वाड्राप्लेट्स, यानी 4 बच्चे जिनकी पैदाइश एक साथ हुई हो, एक ही माँ से एक साथ होने वाले 4 बच्चे। देन नेक्स्ट वर्ड इज क्विंटीप्लेट्स। क्विंटीप्लेट्स बहुत रेयर है, यानी हजारों, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों में ऐसा एक आध ही केस हो जाता है
जहाँ पर 5 बेबीज आर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर ना। बहुत कम ऐसा होता है कि एक साथ 5 बच्चों की पैदाइश हो रही हो, लेकिन अगर हो रही है तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है क्विंटीप्लेट्स, यानी 5 बच्चे जिनकी पैदाइश एक साथ हो रही हो। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ट्विंस 2 बच्चों की पैदाइश जो एक साथ हुई हो, देन ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स और क्विंटीप्लेट्स। इस तरह ये एक कुदरत का करिश्मा होता है कि जहाँ पर आम तौर से आम हालात में एक ही बच्चे की पैदाइश हो, वहाँ पर कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है कि अगर हम चाहें 2, 3, 4 या 5 बच्चों या उससे भी ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हो सकती है। तो ये कुछ नए वर्ड्स थे। आगे बढ़ते हैं। वार्मिंग अप में कुछ और एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, हमें उसे रीड करना है। तो चलिए देखते हैं जो वर्ड्स आ रहे हैं कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है कप एंड सॉसर, देन वी हैव नीडल एंड थ्रेड, थर्ड इज हाइड एंड सीक, नेक्स्ट वन इज बर्ड्स एंड बेस्ट, टेक अ रिस्क, सिप टी और सिप कॉफी। इन सारे वर्ड्स को अगर हम गौर करें तो ये सारे वर्ड्स जो एक एक पेयर में या एक साथ यूज हुए हैं, ऐसा लगता है कि जब हम 5वीं से या और उससे पहले से इंग्लिश की बुक पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ये जो वर्ड्स हैं वो एक साथ ही यूज होते चले आ रहे हैं, है ना। कप, सॉसर, नीडल एंड थ्रेड, हाइड एंड सीक और नीचे जो वर्ड्स हैं। These set of words that more than often go together and occur together. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर और बेशतर या हमेशा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मर्तबा ये साथ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे सेट्स को कहा जाता है, such sets are called co-location. Co-location means ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम भी यहाँ पर इससे बहुत मर्तबा हमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम में कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड ना। आपके टीचर अक्सर ये जुमला कहते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब लुक का मीनिंग होता है देखना, देखना को तो हम सी भी कहते हैं, तो टीचर ऐसा क्यों नहीं कहते सी एट द ब्लैक बोर्ड, है ना। या फिर जैसे अभी हम कहते हैं चॉक एंड डस्टर, तो चॉक एंड डस्टर जब हम कहते हैं तो ये दोनों अक्सर साथ में ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये जो वर्ड्स इस तरह से साथ में इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है कोलोकेशन। यहाँ पर हमारे लिए एक एक्टिविटी है जहाँ कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं ना। इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म कोलोकेशन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने आ रहे होंगे, हमें उन वर्ड्स को देखना है और देखने के बाद हमें उन वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ कोलोकेशन है, यानी ग्रुप पेयर बनाता है। पहले हम वर्ड्स तो देख लेते हैं, वर्ड्स एक एक करके हमारे सामने आ रहे हैं। पहला वर्ड है एफर्ट, देन टाइम, डिफीट, क्लॉथ्स, ऑनर्स, नेसेसरी, रोल, इंटरव्यू, मॉर्निंग एंड कोल्ड। These are the 10 words that we have to use with another words making a collocation. चलिए एक एक वर्ड्स हमारे सामने यहाँ पर आ रहे होंगे और हमें उसका कोलोकेशन बनाना है। पहला वर्ड आ गया है हमारे सामने एब्सोल्युटली। तो इन 10 वर्ड्स में से अगर हम गौर करें तो एब्सोल्युटली के साथ जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जुड़ता है वो है नेसेसरी ना, यानी हमारा फ्रेज बन जाएगा एब्सोल्युटली नेसेसरी।
क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स हैं वो एब्सोल्युटली के साथ सही से कोलोकेट नहीं होते। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ गॉड इज कैन नॉट। कैन नॉट, यहाँ पर कैन नॉट के साथ हमें कोई वर्ब यूज करना चाहिए था, तो यहाँ पर अफोर्ड कैन बी यूज्ड इन एज अ कोलोकेशन, कैन नॉट अफोर्ड। सो अफोर्ड का मतलब क्या होता है, खर्च बर्दाश्त करना, है ना, या उतने खर्च को बर्दाश्त करना। सो कैन नॉट अफोर्ड यानी खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैन नॉट के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने फॉर्मल। फॉर्मल में अगर हम देखें तो ये जो जितने यहाँ पर वर्ड्स हैं उसमें हम कह सकते हैं फॉर्मल के साथ आएगा क्लोथ्स ना। अगर यहाँ पर लेटर होता तो फॉर्मल लेटर भी यूज कर सकते थे, लेकिन जो यहाँ पर 10 वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आ जाएगा फॉर्मल क्लॉथ्स। फॉर्मल क्लॉथ्स यानी जो हम किसी यूनिफॉर्म के तौर पर या ड्रेस कोड के तौर पर पहनते हैं उसे फॉर्मल क्लॉथ्स कहा जाता है। आमतौर से जो पैंट शर्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड फॉर्मल क्लॉथ। देन नेक्स्ट वी हैव गॉट जॉब। जॉब में अगर यहाँ पर देखें तो जॉब के साथ यहाँ पर कोलोकेशन होता है जॉब इंटरव्यू ना, तो जॉब इंटरव्यू। उसके बाद जॉब के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए है पास। पास के साथ यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं टाइम, तो हमारा फ्रेज बन जाएगा पास टाइम। पास टाइम के बाद नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के साथ कोलोकेशन होता है डिफीट ना, एक्सेप्ट डिफीट यानी शिकस्त को कबूल कर लेना, उसे मान लेना। देन आफ्टर एक्सेप्ट वी हैव अर्ली। अर्ली अक्सर हम लोग ये यूज करते हैं, अर्ली का अर्ली के साथ हम फ्रेज बनता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ना। अर्ली मॉर्निंग यानी जो हमारा सुबह का वक्त है उसमें अव्वलीन वक्त में अगर हम कोई काम करें तो दैट इज कॉल्ड अर्ली मॉर्निंग। देन वी हैव गॉट कैचा। कैचा के साथ यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं कोल्ड। कैच अ कोल्ड का मतलब होता है सर्दी हो जाना। जैसे आजकल मौसम अब बदल रहा है ना, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी हो जाती है, तो कैच अ कोल्ड। देन नेक्स्ट वर्ड इज लीडिंग। लीडिंग के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यूज कर सकते हैं लीडिंग रोल। रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ड्रामा है, फिल्में हैं, कहानियां हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं तो उसमें जो लीडिंग रोल का मतलब होता है जो सबसे अहम रोल है। देन लीडिंग के बाद वी हैव जॉइंट। जॉइंट के साथ यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जो कोलोकेशन बनेगा वो बन जाएगा ओनर्स, जॉइंट ओनर्स। इस तरह से ये कुछ वर्ड्स थे जिसको हमने एक दूसरे के साथ जोड़कर कोलोकेशन बनाया। आपको ये याद रखना रहेगा, अगर आपको कहीं पर लैंग्वेज स्टडी में ये आता है तो आपको अपने तरफ से सही पेयर बनाते हुए आना चाहिए। वार्मिंग अप और चिट चैट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट इज गिवन। एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉजेज ह्यूमर। क्या बता रहे हैं, एग्जैजरेशन या फिर ओवर स्टेटमेंट ना। एग्जैजरेशन मीन्स मुबालगा, यानी ओवर स्टेटमेंट यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जब ऐसा किया जाता है तो हमें एक किस्म का ह्यूमर मिलता है, उसमें एक मजाक का पहलू होता है, हंसी आ जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस कमिंग, शी इज थिन एज अ पिन। देखिए अब यहाँ पे शी मीन्स एक लड़की है, उसको कंपेयर किया हुआ है एज थिन एज पिन, तो ये बहुत ज्यादा ओवर स्टेटमेंट हो गया है ना, यानी दुबलेपन को, थिननेस को जाहिर करने के लिए पिन से कंपेयर किया हुआ है, जो कि एक ओवर स्टेटमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज अ पी साइज्ड ब्रेन, कि उसका जो ब्रेन है वो पी साइज्ड है। पी यानी मटर, चना, है ना, तो इतना छोटा तो किसी का ब्रेन नहीं हो सकता। पी साइज्ड ब्रेन, चने के साइज का उसका ब्रेन है, तो अगेन इट इज एन ओवर स्टेटमेंट। द लास्ट वन, माई शूज आर किलिंग मी, मेरे शूज मुझे मार देंगे। एक्चुअल में हियर
the trouble caused by wearing shoes is described. But it is compared as killing me. Now, coming to the point, when such exaggerated lines occur in poetry, they are examples of the figure of speech called hyperbole. Hyperbole ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर किसी भी पोएम में इसी तरह के ओवर स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं ना। हाइपरबली जिसे उर्दू में हम मुबालगा कहते हैं, यानी किसी बात को इतने अलग तरीके से बयान किया जाता है कि सुनने वाले को झूठ लगता है और सुनने के साथ उसमें एक मज़ा भी होता है, एक मज़ाह का पहलू होता है। तो हियर वी विल सी सच एग्जाम्पल्स इन द कमिंग पोएम। जो आज की पोएम है उसमें भी हाइपरबोले की कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम जिसका टाइटल है द ट्विंस। फर्स्ट स्टांजा। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, I grew so like my brother that fox got taking me for him, and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born as twin. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. Yet not a soul knew which. Second stanza. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by the nurse, we got completely mixed, and thus you see my fate's decree, or rather nurse whim. My brother John got Christian me, and I got Christian him. Third stanza. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me? What would you do if you were me? To prove that you were you. To prove that you were you. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. For somehow my intended wife became my brother's wife. In fact, years after years, the same. Year after year, the same absurd mistakes went on. And when I died, the neighbors came. And when I died, the neighbors came and buried brother John. And buried brother John. Henry Sambrook Lee. तो ये थी हमारी पोएम। यहाँ पर हम पोएम रीड कर रहे थे बच्चों। यहाँ पर आपको भी इसी तरह से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही इंटोनेशन के साथ, उतार चढ़ाव के साथ ये पोएम पढ़ते हुए आनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। हम एक एक स्टांजा के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टांजा वापस से हमारे सामने। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब,
I grew so like my brother that fox got taking me for him and each for one another. यहाँ पर फर्स्ट लाइन है इन्फॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिंक. देखिए सबसे पहली बात तो जो अभी हम वीडियो के शुरू में वार्म अप एक्टिविटीज में देख रहे थे, कोलोकेशन, फॉर्म एंड फीचर एंड फेस एंड लिंक, ये दो कोलोकेशन की ही एग्जाम्पल है, जिसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, यानी जिस्म की बनावट, हाइट, हेल्थ, रंग वगैरह, है ना. आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, कि मैं बिल्कुल मेरे भाई जैसा था, यानी दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते थे. और इसकी वजह से क्या होता था, दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. जितने भी आसपास लोग हुआ करते थे, जो भी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या बाप थे, वो हमेशा ये गलती करते कि मेरे भाई की जगह मुझे समझते और हम दोनों में वो कंफ्यूज हो जाते कि मैं कौन सा हूं और मेरा भाई कौन सा है. आगे लाइन से है इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. It puzzled all our kith and kin. Kith and kin means relatives. जितने भी relatives थे सभी puzzled रहा करते थे, परेशान रहा करते थे. It reached a fearful pitch. और ये बात काफी डरावनी होती जा रही थी, यानी एक तरीके से परेशानी भयानक होती जा रही थी, ये बढ़ती ही जा रही थी. और वजह क्या है, उसका रीजन बता रहे हैं कि for one of us was born a twin, है ना, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक जुड़वा पैदा हुआ था. जुड़वा से मुराद क्योंकि एक बच्चा तो नॉर्मल था और दूसरा उसके साथ पैदा हुआ था, इसलिए not a soul knew which. और सोल को भी पता नहीं था. सोल कहते हैं रूह को, यानी वो दोनों इतने सिमिलर थे, वो दोनों बिल्कुल हूबहू होने की वजह से कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था. आगे आते हैं सेकंड स्टांजा पर. वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड. ना एक दिन पूरा जो मैटर है और ज्यादा खराब हो गया और बुरा हो गया. किस तरह से हुआ, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, जब हमारे नाम भी फिक्स नहीं हुए थे, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, और नर्स जो है वो हमें नहला रही थी, हमें नहला रही थी. और फिर वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, हम दोनों आपस में मिक्सअप हो गए, यानी कौन सा बच्चा पहला है कौन सा दूसरा है ये बिल्कुल भी पहचानना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया. एंड दस यू सी माई फेट्स डिक्री, है ना. और फिर देखिए कि मेरी किस्मत क्या खेल लेकर आई है, मेरी किस्मत क्या फैसला लेकर आई. और रादर नर्स विम, या फिर वो नर्स की जो गलती थी, नर्स से जो मिस्टेक हो गई थी, माई ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी. क्रिश्चियन का मीनिंग होता है कि ये असल में क्रिश्चियन जो मजहब होता है उसमें बच्चों को जब नाम दिया जाता है तो उस रस्म को क्रिश्चियन कहा जाता है. तो जो राइटर का ब्रदर है, जो पोएट का ब्रदर है, जो उसको नाम दिया गया हेनरी, और पोएट को उनका नाम दिया गया. तो माय ब्रदर जॉन गॉड क्रिश्चियन मी एंड आई गॉड क्रिश्चियन हिम. जो नाम पहले बच्चे के लिए था वो दूसरे को दे दिया गया, और जो नाम दूसरे बच्चे के लिए था वो पहले को देना पड़ गया. इस तरह से ये भी वहां पर एक मुश्किल हुई, और उसकी वजह क्या थी कि they were twins. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. This fatal likeness यानी सिमिलैरिटी, यानी मुशाबिहत, एक दूसरे के जैसे नजर आना. तो ये जो एक दूसरे के जैसे नजर आने वाली
जो हमारी फैटल लाइकनेस है, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, मुसीबतें लेकर आ रही है। इवन डॉग्ड ना, डॉग्ड का मीनिंग होता है, यहाँ मुराद है पीछा करना, पीछे पीछे आते रहना, है ना। तो ये जो यकसानियत दोनों में नजर आ रही है वो उनको स्कूल तक उसके पीछे आ गई। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड कहते हैं मार खाना को। फ्लॉग का लफ्जी माने होता है चाबुक से मारना। यहाँ पर मुराद जो स्कूल में टीचर्स कभी कभी सजा देते हैं, छड़ी से मारते हैं वगैरह, तो फ्लॉग उसके मीनिंग में यूज किया हुआ है कि आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग, मैं हमेशा सजा पाता था। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, जब भी जॉन कोई गलती करता या उसकी कोई गलती होती तो उस गलती की वजह से मुझे मार पड़ जाती। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, ना, मैंने सभी लोगों से सवाल पूछा, लेकिन दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, फ्रूटलेसली का मतलब होता है जिसका कोई नतीजा ना निकले ना। फ्रूटफुल एक वर्ड है, फ्रूटफुल इसका अपोजिट हो जाता है। फ्रूटफुल का मतलब होता है जिसका बेहतरीन नतीजा हो, अच्छा नतीजा हो, और फ्रूटलेस यानी बेनतीजा, फजूल, और उसी को एडवर्ब कर लिया हुआ है फ्रूटलेसली यानी बगैर किसी नतीजे के। यानी जब पोएट ये सवाल लोगों से करते तो कोई भी उनको जवाब नहीं देता था। सो सवाल क्या था, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, ना उनका क्वेश्चन क्या होता था कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। प्रूव दैट यू वर यू, कि आप ही आप हो, यानी तुम्हारी जगह अपने आप को कैसे साबित करते कि तुम्हारा ही नाम जॉन है या तुम्हारा ही जो भी नाम है, कि तुम अपने आप को कैसे प्रूव करते अगर इस तरह से तुम्हारे साथ ये मसला हो जाता, तुम्हारा भी कोई जुड़वा भाई होता। Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. है ना, our close resemblance, अभी हमने पिछले स्टांजा में देखा लाइकनेस एंड रिजेम्बलेंस यानी दोनों सेनोनिम से है, यानी हमारी जो रिजेम्बलेंस है, यकसानियत है, एक जैसे जो नजर आते हैं। टर्न द टाइड, ना, एक वक्त तो ऐसा आया जब हालात पूरी तरह से बदल गए। वो किस तरह से बदल गए, ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरी डोमेस्टिक लाइफ में, डोमेस्टिक से मुराद यहाँ पर जो मेरी घरेलू जिंदगी है उसमें भी अब मुझे परेशानी होने लगी। एक परेशानी क्या हुई, फॉर समहाउ, कि पता नहीं कैसे, माई इंटेंडेड ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, कि मेरी जो इंटेंडेड ब्राइड है यानी मेरी जो होने वाली, जिससे मेरी शादी तय हो गई थी, वो जो मेरी दुल्हन है, बिकेम माय ब्रदर्स वाइफ, वो मेरे भाई की वाइफ बन गई, मेरे भाई की बीवी बन गई, यानी उसकी शादी मेरे भाई से हो गई। क्यों, उसी रिजेम्बलेंस की वजह से, उसी यकसानियत की वजह से कि दोनों एक जैसे नजर आते हैं। In fact, year after year, the same absurd mistake went on, है ना। दरअसल बात यह है कि हर साल, हर गुजरते साल के साथ ये जो मिस्टेक थी, जो कि बहुत एब्सर्ड है, बहुत ही बुरी ये जो गलती हो रही थी, अजीब व गरीब ये जो गलतियां होती थी, वो जारी रही। वेंट ऑन, एक के बाद एक अलग अलग मामलात होते रहे। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, यानी जब मेरा इंतकाल हुआ, जब मेरी मौत आई, द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बेरीड ब्रदर जॉन, और उन लोगों ने मेरे भाई जॉन को बेरी कर दिया, दफना दिया। हेनरी सैमब्रूक ली, ना, तो देखिए इतना फनी लग रहा है कि दो बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं और फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द पोएट हेनरी सैमब्रूक ली, जो कि वन ऑफ द फेमस इंग्लिश पोएट्स है, जिन्होंने ये नज्म लिखी है जो बच्चों के लिए खास है। तो ये थी हमारी पोएम जिसका मीनिंग हम समझ रहे थे। अभी हमने देखा ये पोएम, देयर आर 4 स्टांजास इन द पोएम एंड ईच स्टांजा हैज 8 लाइन्स। और अगर हम इन लाइन्स में बात करें राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम की, तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा में अगर हम देखें
तो फर्स्ट लाइन में लास्ट में यूज हुआ है लिम और थर्ड लाइन के लास्ट में यूज हुआ है हिम। लिम हिम ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन को अगर हम देखें तो वहां पर भी ब्रदर अनदर ये दोनों राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं। उसके बाद के भी अल्टरनेट लाइन्स में अगर हम देखें यहाँ पर है किन एंड ट्विन, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स एंड द लास्ट वन पिच एंड विच। पिच एंड विच आर आल्सो राइमिंग वर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पर देखिए किस तरह से एक एक लाइन छोड़कर अल्टरनेट लाइंस को राइम किया हुआ है। अगर हम राइम स्कीम देखें यानी इन राइमिंग वर्ड्स को नाम देना चाहे तो इस तरह हम नाम दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन को हम नाम देंगे ए, सेकंड वाले को नाम देंगे बी। अब चूंकि फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है इसलिए थर्ड लाइन को वापस से नाम दिया गया ए। इसी तरह जो सेकंड है वो फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ तो उसे नाम दिया बी। इसी तरह लास्ट के लाइन्स में भी हम देखें, लास्ट की जो 4 लाइन से हैं उसमें किन, ट्विन और पिच विच इन दोनों को हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। इस तरह से हमारे इस स्टांजा का राइम स्कीम बन जाता है ए बी सी डी। अब चूंकि पूरी पोएम सेम राइम पैटर्न पर है इसलिए सभी स्टांजास का राइम स्कीम यही रहेगा। ओके, चलिए हम जल्दी से राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं सेकंड थर्ड स्टांजा में ना। यहाँ पर है वर्स, नर्स, फिक्स्ड, मिक्स्ड। इसी तरह डिक्री, मी, विम, हिम ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। यहाँ पर भी राइम स्कीम जानने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा। सरसरी हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हुआ ए बी सी डी। आते हैं थर्ड स्टांजा पर। थर्ड स्टांजा के राइम वर्ड्स हैं डॉग्ड, फ्लॉग्ड, देन स्कूलफुल, देन फ्रूटलेसली, मी, न्यू, यू। इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं। उसका राइम स्कीम पैटर्न सेम रहेगा ए बी और सी डी। लास्ट स्टांजा में टाइड, ब्राइड, लाइफ, वाइफ, सेम, केम, ऑन, जॉन। पैटर्न और राइम स्कीम सेम रहेगा ए बी सी डी। ओके, इस तरह से ये हमारा हो गया आज का राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स हमने देखा। अब चलिए देखते हैं हमारा एप्रिसिएशन ऑफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।